नमस्कार। प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी। पशु परिचारक जो भर्ती है उसके सिलेबस की श्रृंखला में जो पिछले वीडियो में हमने लिया था कृत्रिम गर्भाधान भाग 1 करके हमने लिया था, जिसमें सामान्य जानकारी जो ली गई थी, चाहे वो पशु जनन तंत्र से संबंधित हो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो उपकरण है उनके बारे में जानकारी हो, और कुछ जो मद से संबंधित बातें हमने करी थी, उस भाग को आज के वीडियो में हम थोड़ा आगे लेंगे और थोड़ा तकनीकी बातें यहाँ पर करेंगे और कुछ इस तरह से विषयों को हम पढ़ेंगे जहाँ से हमारे कृत्रिम गर्भाधान से जो मुख्य सवाल पूछे जाते हैं, जनरल जो भर्तियां अभी तक हुई है पशुपालन विभाग की, वहां से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उन तकनीकी बातों पर भी इस वीडियो में जोर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कृत्रिम गर्भाधान भाग 2, जिसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या है, यानी करते क्यों हैं भाई, क्या जरूरत पड़ी कृत्रिम गर्भाधान करने की, जो इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो प्राकृतिक गर्भाधान से उसको थोड़ा अलग बनाती है, थोड़ा विशेष बनाती है, जिसको अपन लाभ कह सकते हैं, या क्यों किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान, उनकी बातों के बारे में जिक्र करेंगे हम यहाँ पर। तो ये जो लाभ वाला पोर्शन है, यहाँ से हमारे एग्जाम में तो कुछ नहीं बनता, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि बेनिफिट्स क्या है, कृत्रिम गर्भाधान करने से किसी भी पशुपालक को या किसी पशु को फायदे क्या है या क्यों किया जाता है। तो कुछ बातें, सामान्य सी बातें जो हमने लिखी है। पहला लिखा है कि समय की बचत जो है यहाँ पर होती है। जाहिर सी बात है, जब हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं या प्राकृतिक गर्भाधान जब किया जाता है तो गाय को या मादा पशु भैंस को खोलकर जहां नर पशु गांवों में रखा जाता था, पर्टिकुलर किसी एक घर में या 2 घर में अपने को अच्छी नस्ल का सांड या जो भैंसा मिलता था, वहां तक पशु को ले जाना पड़ता था या नर पशु को हमारे घर तक लाना पड़ता था। उसमें काफी समय, काफी ऊर्जा का जो है वो खपत होती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गाय अगर मध्यकाल में है तो इस सामान्य तकनीक से जो कर्मचारी अधिकारी है आपके घर तक आता है, बहुत ही कम समय में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है। तो पहला जो बिंदु है वो है समय की बचत, जो हम समझ सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये समझने की बात है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर, जो दूसरा लाभ है वो ये है कि उच्च गुणवत्ता या जो उच्च नस्ल के जो नर होते हैं उसकी संतति प्राप्त करना। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक गाय है, उसकी एक अच्छी नस्ल है थारपारकर। अब वो गाय का जो मालिक है वो इस ऐसी जगह से बिलोंग करता है जहां थारपारकर नस्ल नहीं पाई जाती, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरे गाय से जो बच्चे उत्पन्न हो या संतति उत्पन्न हो वो उसी नस्ल की हो। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि वो इतनी दूर से ट्रेवल करके, इतनी दूर उसको गाड़ी में बिठा के, जैसे मान लीजिए जयपुर का आदमी है, वहां थारपारकर नस्ल नहीं होती तो वो जोधपुर लेके आए, जैसलमेर साइड में लेके आए, या यहाँ से जो है वो सांड को गाड़ी में डालकर वहां जयपुर तक लेके जाए। तो इसमें बड़ा खर्चा आता है। लेकिन अगर कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से हम काम में ले तो अगर जोधपुर में स्थित थारपारकर का नस्ल का जो बुल है उसका वीर्य हम जयपुर में या देश के किसी भी कोने तक हम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है कृत्रिम गर्भाधान की, कि कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में अच्छी नस्ल का जो नर है उसका वीर्य या उससे हम संतति उत्पन्न प्राप्त कर सकते हैं देश के किसी भी हिस्से में। ये बड़ा अच्छा लाभ है इसका। दूसरा, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि असहाय मादा पशुओं से संतति या उत्पादन लेना। अब एक गाय है, बहुत अच्छी है, अब उसमें क्या हुआ कि उसकी टांग टूट गई या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो बच्चेदानी का मुंह वाला हड्डी वाला भाग होता है वो छोटा हो जाता कई बार, या टांग टूट गई तो वो खड़ी नहीं रह पाती। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई इसकी नस्ल बड़ी अच्छी है, इससे हमें दूध मिलता रहे, तो प्राकृतिक गर्भाधान हम उस पर नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे जिस गाय की टांग टूटी हुई है उस पर अगर हम नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से या नर पशु द्वारा अगर हम गर्भाधान करवाएंगे तो वो सफल नहीं होता है। तो ऐसे पशु जो असहाय होते हैं, विकलांग होते हैं, उनसे भी हम संतति या उत्पादन ले सकते हैं। ये कृत्रिम गर्भाधान का बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ माना जाता है। और उसी ही अगर ऐसा ही अगर नर है, जो नर विकलांग हो गया है या चलने फिरने में असक्षम है, उससे भी वीर्य प्राप्त करके उस असहाय नर से भी हम जो है संततियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों पर लागू होता है, लेकिन जो इसका ज्यादा फायदा होता है वो असहाय मादा पशुओं को होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अच्छे नस्ल के नर की मृत्यु के पश्चात भी संतति लेना। एक अच्छा नस्ल का सांड है, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, चाहे जैसे भैंस का बुल है, जैसे मुर्रा हो गई या थारपारकर हो गया या गिर का बुल हो गया, अब उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि उससे प्राप्त जो बछड़ियां होती है वो 10 किलो, 15, 20, 30 किलो का दूध दिया करती है।
लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई तो पुराने टाइम में क्या होता है कि अच्छे नस्ल की सांड की मृत्यु हो गई तो उससे प्राप्त होने वाली जो उसकी संतानें हैं वो हमें नहीं मिलेगी। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में बहुत ही अच्छा लाभ मिला इसका कि एक नर है जो समय उपरांत जो उसकी प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता कम हो गई या मृत्यु हो गई, लेकिन उसका वीर्य अगर हमारे पास संरक्षित है तो उसकी मृत्यु के लंबे समय पश्चात भी हम उससे जो है उसकी संततियां या उसके बच्चे बछड़ियां प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फायदा है इसका भी। अगला पॉइंट है नस्ल सुधार करना। नस्ल सुधार का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ नस्लें ऐसी होती है जिनका नाम आपको पता है, आप देखते ही बता देते हो कि हाँ ये गिर है, ये थारपारकर है, ये नागौरी है, ये राठी है, ये साहिवाल है, या भैंसों में आप देख के बता देते हो कि ये भी मुर्रा नस्ल है, ये जाफराबादी है। ठीक है, तो ये तो होगी नस्लें। कुछ नस्लें ऐसी होती है जिनका कोई नामकरण नहीं होता, कोई लेखा जोखा नहीं होता किसी के पास, ऐसी को हम बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट, एनडी बोला जाता है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी गायें जो बेकार घूम रही हैं उनसे हम अच्छी नस्ल प्राप्त करें, तो कृत्रिम गर्भाधान एक रास्ता होता है जिससे 7 से 8 संततियां प्राप्त करने पर जो एक नस्ल की गाय नहीं थी उसकी जो 7वीं 8वीं संतान होगी वो एक नस्ल के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो बेकार गायें हमारे प्रदेश में देश में घूमती है, जिनका उत्पादन कम होता है, जो गौशालों में बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है, उनसे अच्छी नस्लें बनाकर दूध उत्पादन हम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा बड़ा फायदा है। अगला जो विषय है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि घातक बीमारियां या रोग से बचाव। अब कई ऐसी बीमारियां होती है जो प्राकृतिक गर्भाधान से नर पशु से मादा पशु में फैलती है, उसको हम रोक नहीं सकते। ये प्राकृतिक बीमारियां होती है जिसमें नर पशु जो बीमार होता है वो मादा पशु को भी बीमार कर सकता है। लेकिन अगर हम कृत्रिम गर्भाधान से वीर्य प्राप्त करें तो इसमें क्या होता है कि जब वीर्य को लेबोरेटरी में अनेक जांचों के द्वारा निकाला जाता है तो ये इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि कोई नर अगर बीमार है, किसी भी तरह की बीमारी हो, उस बीमार नर से उस वीर्य का संग्रहण नहीं किया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट सामने आता है कि बीमारी जो फैलती है वो नहीं फैलती है एआई के द्वारा, जो प्राकृतिक गर्भाधान में फैल सकती है। तो ये कुछ लाभ है, या ये कह सकते हैं कि ये वो बातें हैं जो हमें बताती है कि हमें क्यों कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं इसको। एग्जाम में यहां से कुछ सवाल ज्यादा बनने की संभावना नहीं होती, लेकिन आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि भाई लाभ या क्यों किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान, ये बड़ी बातें हैं। अगला पॉइंट जो है वो हानियां। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। प्राकृतिक गर्भाधान के नुकसान तो बहुत, लेकिन फायदे भी बहुत होते हैं। पुराने टाइम में यही तकनीक थी। अब जब हम एआई की बात करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं, तो उसकी भी कुछ हानियां हैं या कुछ लिमिटेशंस आप कह सकते हो, कुछ सीमितताएं हैं। और वो क्या है, सबसे पहले बात है कि ये एक तकनीक है। देखिए जब वर्ड तकनीक आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तकनीक शब्द आएगा तो आपके लिए इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। तकनीक के लिए आपको एक विशेषज्ञ चाहिए होगा, एक तकनीकी आदमी चाहिए होगा। हर कोई कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकता। अब कोई पिछड़े इलाके हैं जहां दूर दराज में पशुपालन विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंच पाता, तो एआई वहां नहीं कर सकता, क्योंकि ये तकनीक है, इसके उपकरण होते हैं, इसकी जो बेसिक जानकारी होती है, चाहे वो जनन तंत्र की हो, चाहे वो हार्मोन से संबंधित जानकारियां हो, चाहे आपके वो उपकरण जो भी हैं वो किस तरह से काम में लेने उसकी जानकारी हो। तो ये तकनीक है, तो तकनीक के खुद के फायदे और खुद के नुकसान होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, मादा पशु प्रजनन तंत्र की जो रचना है और कार्य प्रणाली है उसकी जानकारी आवश्यक है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया, मैंने पिछला वीडियो इसीलिए बनाया था कि आप कृत्रिम गर्भाधान की तरफ जाएं उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि घर कब बनता है, जब उसका नक्शा पहले बनाया जाता है। अगर आपको नक्शा नहीं पता, उसकी रचना नहीं पता, उसके काम करने का, अंडाशय का काम करने का तरीका, गर्भाशय का काम करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो आप कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक हानि है। हानि का मतलब ये आवश्यक शर्तें आप कह सकते हो, हानियां तो नहीं है, आवश्यक शर्तें हैं ये करने के लिए। ठीक है, उपकरणों की जानकारी और रखरखाव अनिवार्य है। आपको वो एक उपकरण सामने आता है कि एआई गन है, या स्ट्रॉ आती है, या जिसमें तरल नाइट्रोजन होती है, वो जार आपके सामने आता है, वो कैसे हैंडल करना है, कैसे उसका रखरखाव रखना है, कैसे उसको संक्रमित होने से बचाना है, ये जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते, या उसके सफल होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक इसकी आवश्यक शर्त हो गई। मध्य समय का सही पता लगाना, ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है। प्राकृतिक तरीके में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मादा पशु जब हीट में होती है तो नर पशु स्वतः ही इस बात का पता कर लेता है। लेकिन अगर जब हम कृत्रिम गर्भाधान करने जाते हैं तो हमें मध्य का सही अनुमान लगाना, सही समय लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मध्य का समय ही वो समय होता है जब आप कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मध्य के लक्षणों की या मध्य से संबंधित जो जानकारियां होती है मादा पशु की वो नहीं है, तो वो सही तरीके से कृत्रिम गर्भाधान
नहीं कर सकता। तो ये हुआ कुछ हमारे लाभ या हानियां, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि हमें कृत्रिम गर्भाधान क्यों करना चाहिए और करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उसको हम लाभ और हानियों से परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो तकनीकी पॉइंट है, थोड़ा इतिहास में देखते हैं। देखिए हर चीज का इतिहास होता है, तो कृत्रिम गर्भाधान के संदर्भ में भी इतिहास है। कृत्रिम गर्भाधान मानवों में भी होता है, आपने कई जगह देखा होगा IVF ये नाम आप सुनते हो, पशुओं में भी इसका जो है वो इतिहास रहा है। तो विश्व में हम दो परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। पहला देखेंगे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित क्या क्या बातें हुई है, और दूसरा हम देखेंगे कि भारत में, हमारे देश में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित क्या बातें। यहां से आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं MCQ, वहां ये एक विशेष टॉपिक रखा जाता है कि वर्ल्ड में क्या हुआ था और हमारे देश भारत में क्या हुआ था। तो पहले विश्व की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम AI जो की गई थी वो वर्ष 1784 में। 1784 में इटली के एक वैज्ञानिक थे, इटली देश है, इटली के वैज्ञानिक थे, उसका नाम था लेज़ारो स्प्लेंजी। ठीक है, लेज़ारो स्प्लेंजी इटली के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम AI की वर्ष 1784 में। लेकिन देखिए यहां गाय नहीं थी, यहां बिच थी। जो बिच प्रजाति है, कैनाइन प्रजाति है, जिसको अपन डॉग बोलते हैं, उसकी जो मादा पशु है बिच, सर्वप्रथम AI उपकरणों के साथ, जिसमें बकायदा उपकरण काम में लिए गए थे, स्ट्रो काम में ली गई थी, वीर्य को सही जगह पर गिराव किया गया था, वो जो काम हुआ है सबसे पहले विश्व में इटली के वैज्ञानिक लेज़ारो स्प्लांजी ने किया। और प्रजाति भी पूछी जाती है बिच में। कई जगह हॉर्स के बारे में बताया गया, मेयर के बारे में बताया गया। तो मेयर में भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वहां उपकरण काम में नहीं लिए गए थे, वहां सिर्फ कॉटन यानी रुई का स्वैब लेकर ऐसे वीर्य को गिराव किया गया था, लेकिन उसको तब तक कृत्रिम गर्भाधान की संज्ञा नहीं दी गई थी। उपकरणों के साथ सबसे पहले AI पशुपालन के संदर्भ में अगर देखें तो ये आंकड़े, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये हो गया विश्व की बात। सेकंड आता है भारत में कब हुआ था। ये भारत में जब AI हुई थी सबसे पहले, वर्ष आपको याद रखना है 1939। कहां हुआ था? मैसूर डेयरी फार्म के अंदर, जगह है मैसूर, वहां गायों का डेयरी फार्म था, वहां पर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वैज्ञानिक थे डॉक्टर संपत कुमार। ठीक है, वहां प्रजाति कौन सी थी? वहां प्रजाति थी गाय। देखिए ये भी एक फर्क है। विश्व में जब पहली AI हुई कृत्रिम गर्भाधान, वहां प्रजाति बिच थी, यहाँ प्रजाति गाय है। कई बार नस्ल का भी आपको पूछ लेते, तो एक गाय की नस्ल है हेलिकर, जैसे हमारी गाय की नस्ल होती है थारपारकर, साहिवाल, गिर, राठी, उसी तरह से एक नस्ल है हेलिकर नस्ल। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान भारतवर्ष में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा वर्ष 1939 में मैसूर डेयरी फार्म पर हेलिकर गाय में की गई। तो ये आंकड़े, आपको वर्ष पूछा जा सकता है, आपको वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है, आपको प्रजाति का नाम पूछा जा सकता है, जहां से MCQ या वस्तुनिष्ठ सवाल बनते हैं। तो ये अब इस स्लाइड से हमारा जो तकनीकी भाग है विषय का वो शुरू हो गया है। ठीक है, अब AI से संबंधित संस्थाएं, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित संस्था अगर हम देखें तो भारतवर्ष में खूब सारी है। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में दो प्रमुख संस्था हैं जो आपके कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है। देखिए कृत्रिम गर्भाधान के अंदर जो मूल भाग होता है, जो मूल क्रिया होती है, वो होती है वीर्य से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है, जिसमें वीर्य को संग्रहित करना, वीर्य की मूल्यांकन करना, उसका जांच करना कि भाई ये वीर्य वास्तव में AI के लिए काम में लेने योग्य है या नहीं है, उसमें कोई बीमारी है या नहीं है, उन नर पशुओं का, अच्छी नस्ल के नर पशुओं का संग्रहण करना, बीमारियों की जांच करना, ये जो काम जहां पर होते हैं उसको हम बोलते हैं सीमन बैंक। सामान्य भाषा में आप कह सकते हो सीमन बैंक, है ना। जैसे वीर्य बैंक हिंदी में आप कहेंगे इसको, बैंक का मतलब जहां पर इनका जमावड़ा होता है। तो दो सीमन बैंक है, दो ऐसी संस्थाएं हैं राजस्थान में, आज के दिन में भी ये क्रियाशील है। सबसे पहले देखिए नाम आता है FSB, पूरा नाम है फ्रोजन सीमन बैंक। ठीक है, फ्रोजन का मतलब क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा। सीमन बैंक है, ये आपका है बस्सी जयपुर के अंदर। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि फ्रोजन सीमन बैंक राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा बस्सी जो जयपुर का एरिया है वहां पर ये फ्रोजन सीमन बैंक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली देखिए राठी, गिर, थारपारकर और साहिवाल नस्ल के जो नर है वहां रखे जाते हैं, उनका वीर्य इकट्ठा किया जाता है और AI के लिए पूरे राजस्थान में भेजा जाता है। दूसरी जो संस्था है
ये एक तरह का सीमेन बैंक ही है लेकिन नाम अलग है इसका। इसका नाम है जीपीएस, पूरा नाम है जर्म प्लाज्म स्टेशन। ठीक है, ये कहां पर है देखिए, ये नारवा खींचियान जोधपुर के अंदर है। तो दो संस्थाएं हैं एआई से संबंधित, पहला एफएसबी बस्सी जयपुर में और दूसरा जीपीएस जर्म प्लाज्म स्टेशन नारवा जोधपुर में। इसमें बाकी ये नस्लें तो है ही है, प्लस एक अतिरिक्त नस्ल है जिसका नाम है कांकरेज। अब किस सीमेंस बैंक में किस नस्ल का संधारण किया जाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि एफएसबी नाम की कोई संस्था है जो बस्सी जयपुर में है और जीपीएस नाम की जो संस्था है वो नारवा जोधपुर के अंदर है। अब आते हैं मध के लक्षण की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मध के लक्षणों की जानकारी होना बहुत जरूरी है कृत्रिम गर्भाधान के विषय में। तो कुछ मध के लक्षण मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसका, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको। जैसे कि जैसे एनिमल हीट में आता है तो वो व्याकुल होता है, बेचैन होता है, खाना पीना छोड़ देता है, बीमार नहीं होता लेकिन खाना पीना फिर भी छोड़ देता है, व्याकुलता बढ़ जाती है उसकी, एक जगह बैठेगा नहीं, बार बार उठेगा, बार बार खड़ा होगा तो व्याकुल होता है। बार बार रंभाना, गाय जो है या भैंस जो हीट में वो बार बार आवाज करती रहेगी तो पशुपालक को पता चलता है। देखिए पशुपालक को पता कैसे चलेगा, यही वो लक्षण होते हैं जिनको मध के लक्षण कहते हैं। ठीक है, बार बार रंभाती है, दूध उत्पादन में कुछ समय के लिए कमी हो जाती है, बीमारी नहीं है, ध्यान रखना ये सामान्य प्रक्रिया है मध्यकालीन। तो बार बार रंभाना, दूध उत्पादन में उसमें कमी आ जाएगी। फिर आप देखेंगे नर पशु को चढ़ने देना। अगर गाय सामान्य में क्या होता है, सामान्य दिनों में अगर गाय या भैंस या कोई भी मादा पशु मध्य में नहीं है तो वो नर पशु को ऊपर चढ़ने या अलाउ करना जिसको हम बोलते हैं वो नहीं करती है। लेकिन अगर वो हीट में है तो आप इस तरह का सीन देखेंगे कि गाय बिल्कुल शांत खड़ी है और नर पशु है जो उस पर अटेम्प्ट कर रहा है, जिसको अपन चढ़ना बोलते हैं। ये भी एक मुख्य लक्षण माना जाता है। ठीक है, अगला लक्षण है जहां से वो पेशाब करती है, यानी जो योनि का भाग है वो हल्का पिंक या हल्का लाल हो जाता है। और गुलाबी या लाल क्यों होता है, क्योंकि इस दौरान मध्य के दौरान जनन तंत्र में जो रक्त का प्रवाह है यानी खून की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो हिस्सा जो है हमें थोड़ा लाल से गुलाबी दिखाई देता है। अब ये सारे के सारे लक्षण हैं। अब एक चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इन लक्षणों के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है शरीर में, जो उत्तरदायी केमिकल होता है, उत्तरदायी हार्मोन होता है मध के लक्षणों के लिए, वो भी आप लिख लीजिए इसके अंदर, वो होता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो मादा पशु में मध के लक्षणों को दर्शाता है। अब जैसे कोई गाय है जिसमें मध के लक्षण, अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई गूंगे पाड़े आई है, पता ही नहीं चला साहब हीट में कब आई, पता ही नहीं चला हीट निकल गई, तो उसके पीछे कारण क्या है, हो सकता है उस मादा पशु में इस हार्मोन की कमी रही होगी, इसलिए मध के लक्षण मूल रूप से प्रॉपर तरीके से नहीं आए, जिसको अपन गूंगे पाड़े या साइलेंट हीट भी कहते हैं। तो ये अच्छे सा टॉपिक है, इसमें आप चाहो तो याद रख सकते हो। हार्मोन के बारे में थोड़ा चांस है पूछ ले कि भाई कौन सा हार्मोन है जो मध के लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, तो आपको याद रखना है ईस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे बारे में कृत्रिम गर्भाधान में LN2 तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन है इसका पूरा नाम, शॉर्ट में बहुत ही पॉपुलर नाम है लिक्विड नाइट्रोजन या LN2 बोला जाता है इसको। अब देखिए इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं। पहला तो सवाल बनता है ये कि इसका तापमान कितना होता है। इसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस, यानी अपन जो फ्रीज होता है, फ्रीज का जो औसत तापमान होता है वो होता है 4 डिग्री प्लस में। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस हमें कितना ठंडा लगता है देखिए, लेकिन 4 से भी अपन माइनस में जाएंगे और जाते जाते कहां तक पहुंच जाएंगे, -196 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना ठंडा होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगर LN2 में आप डायरेक्ट टच करते हो तो आपका पूरा हिस्सा ये सुन्न पड़ जाएगा, पूरी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और ऐसे लकड़ी की तरह अपनी उंगली को तोड़ भी सकते हैं, इतना ठंडा होता है। और इसका काम क्या है, जब वीर्य को संग्रहित किया जाता है और पतली पतली स्ट्रॉ में भर दिया जाता है, तब उन स्ट्रॉ को इस LN2 में डालता है और LN2 क्या करता है या लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है, लंबे समय तक, लंबे समय मतलब जब तक वो सीमन काम में नहीं आ रहा है, लंबे समय तक उन शुक्राणुओं को अक्रियाशील रखता है। वीर्य में जो उपस्थित शुक्राणु होते हैं उनको अक्रियाशील, मारता नहीं, ध्यान रखना, डेड नहीं करता है, अक्रियाशील कर देता है। ठीक है, संग्रहण इसका किसमें, जिस बर्तन में ये होता है उसको जनरली क्रायोकेन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी मैंने आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूं। जिस बर्तन में वो लिक्विड नाइट्रोजन या तरल नाइट्रोजन रखा जाता है उस जार में, उस जार को जनरली बोला जाता है क्रायोकेन। तो देखिए इस तरह का कुछ डायग्राम है और जैसे ही इसमें से ढक्कन हटाते हैं और वो बड़ी वाष्पशील गैस होती है, दबाव हटते ही वो अपना रूप चेंज कर लेती है, लिक्विड से वो वाष्प बन जाती है, तो ऐसा धुआं धुआं सा उड़ता है और खौलती रहती है एकदम से।
इसके अंदर जो है उस वीर्य को रखा जाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इतने तापमान पर जितने भी शुक्राणु है वो अक्रियाशील हो जाते हैं, मरते नहीं है, अपनी कार्य करने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देते हैं। ठीक है, ये LN2 है। इसमें जो जनरली पूछा जाता है वो है इसका तापमान, कितना तापमान होता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं कृत्रिम योनि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं AV, आर्टिफिशियल वेजाइना। अब ये क्या उपकरण है, जब जैसे मैंने आपको बताया 2 सेंटर है आपका, एक बस्सी में है और एक नारवा के अंदर है, तो वहां पर अच्छी नस्लों के बुल को, सांड को रखा जाता है। जब उनसे वीर्य संग्रहण किया जाता है तो अलग अलग विधियां काम में ली जाती है। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जाता है कि भाई हमारे देश में बुल में या जो सांड है, जो भैंसा है या बफेलो बुल है, उससे जब वीर्य संग्रहण किया जाता है तो कौन सी विधि उपयोग में आती है, तब आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने लिखा हुआ है कि बुल में वीर्य संग्रहण की मुख्य विधि है, तो कौन सी मुख्य विधि है, कृत्रिम योनि द्वारा या AV विधि। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब AV विधि जो है, अलग अलग विधियां हैं लेकिन वो काम में नहीं आ रही है। ठीक है, मॉडल जो है इसका, जो मॉडल का मतलब है कि जो उपकरण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसका एक नाम है, उस मॉडल का नाम है दानिश मॉडल। जैसे फोन के मॉडल होते हैं अलग अलग, मोटरोला का अलग फोन है या कोई भी कंपनी का फोन है, अलग अलग मॉडल के नाम से आता है, तो उस प्रकार उस AV यानी कृत्रिम योनि का भी मॉडल है, उस मॉडल का नाम है दानिश मॉडल। उसमें एक दाब रखा जाता है और वो दाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें सवाल पूछा जाता है। उस दाब रखा जाता है 45 से लेकर 55 mmHg। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह का कृत्रिम योनि होती है, यहाँ पे इसमें टेस्ट ट्यूब लगी होती है, यहाँ इसके अंदर एक परत और होती है और इस एक परत में यहाँ गैप होता है बीच में, इस गैप में हवा भरी जाती है। उस हवा का दाब कितना होता है, 45 से लेकर 55 mmHg। जैसे अपन टायर में हवा भरवाते हैं उसी तरह से इतनी दाब की हवा उस आर्टिफिशियल वेजाइना में या कृत्रिम योनि में होनी चाहिए। और इसके पीछे कारण क्या है कि जब वीर्य संग्रहण किया जाता है तो जो प्राकृतिक योनि के अंदर जो दाब होता है वो उतना ही होता है, इसीलिए कृत्रिम योनि में भी दाब इतना ही रखा जाता है ताकि एक बार में वीर्य की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा आए, जितना एक बुल दे सकता है वो वीर्य की मात्रा पूरी की पूरी आए। तो ये दाब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक मॉडल का नाम याद रखिए, दानिश मॉडल। दाब होता है 45 से 55 mmHg और ये वो विधि है जो मुख्य रूप से मानी जाती है वीर्य संग्रहण के लिए। ठीक है, अब आते हैं वीर्य मूल्यांकन। जब वीर्य का संग्रहण हो जाता है तो डायरेक्ट उनको जो है स्ट्रॉ में भरकर आपको कृत्रिम गर्भाधान के लिए नहीं भेजते, उसको लैब में ले जाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या कोई इसमें कोई खराबी है या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं आ गई है, या शुक्राणुओं की संख्या कम है, या मृत शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा है, या टेढ़े मेढ़े शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा है। तो ऐसा कुछ मूल्यांकन किया जाता है। अगर वो मूल्यांकन पर वीर्य खरा उतरता है या कुछ टेस्ट होते हैं उसमें वो पास हो जाता है तो आगे प्रक्रिया में रखा जाता है। तो मूल्यांकन में एक तो आपको याद रखना आयतन। तो जो हम सामान्य बुल की बात कर रहे हैं, जो सांड होता है उसका आयतन जो होता है, औसत आयतन होता है 4 ml प्रति स्खलन। यानी एक बार में जब वीर्य संग्रहण किया जाएगा तो बुल द्वारा कितना आयतन प्राप्त होता है, हमें 4 ml। ये भी पूछा आता है कि बुल में एक बार में कितना वीर्य प्राप्त होता है, 4 ml, ये पूछा आता है। फिर आता है सांद्रता। अब सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब ये समझिए कि 1 ml वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं वो वीर्य में ही रहते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे सांद्रता कितनी है, तो सांद्रता का मतलब हुआ कि 1 ml वीर्य में शुक्राणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो है ये आंकड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1200 मिलियन प्रति ml, यानी 1200 × 4 कर देंगे अपन बाद में। ठीक है, 1200 × 4, तो 1 ml वीर्य जो आता है बुल का, कम से कम 1 ml में शुक्राणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1200 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो सोचिए कितने शुक्राणुओं की संख्या होती है वीर्य के अंदर। अब इसका क्या मतलब है, जितनी संख्या कम होगी उतनी ही कृत्रिम गर्भाधान के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। तो एक मिनिमम आंकड़ा सेट कर रखा है कि आयतन जो है एक बार में 4 ml आना चाहिए और उस प्रत्येक 1 ml में शुक्राणुओं की संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1200 मिलियन पर ml। तो ये दो आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। आंकड़ा ये भी पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल वेजाइना जो है उसका दाब कितना होता है। तो तीनों आंकड़े महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं वीर्य विस्तारक। ठीक है, अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब बुल से वीर्य को संग्रहित किया जाता है तो एक बुल से हमें औसत कितना मिलता है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में देखा 4 ml। तो 4 ml वीर्य के लिए इतना सारा सेटअप नहीं होता है, वीर्य की मात्रा को बढ़ाया जाता है
और बढ़ाने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन रसायन को बोलते हैं वीर्य विस्तारक। ठीक है, वो वीर्य को, आयतन को बढ़ाएंगे। तो क्या होता है देख लेते पहले। वे रसायन जो वीर्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उनका आयतन बढ़ाते हैं। गुणवत्ता का मतलब होता है कि उसमें जो कोई ऐसा रसायन नहीं मिला सकते आप जो शुक्राणुओं के संख्या को कम कर दे या उसको डैमेज कर दे या वीर्य के रंग को बदल दे या आयतन को कम कर दे, ऐसा कोई रसायन नहीं मिलाना है। गुणवत्ता उसकी ज्यों की त्यों रखनी है, सिर्फ आयतन बढ़ाना है। ऐसे रसायन जो होते हैं उनको कहा जाता है वीर्य विस्तारक या डाइल्यूटर भी इसको बोलते हैं। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ये याद रखना, ट्रिस, है ना, TRIS कैपिटल में। ट्रिस वो विस्तारक होता है जो LN2 में काम में आता है। यानी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अगर आपको सीमन को रखना है और आयतन को बढ़ा के रखना है तो आपको उसके अंदर एक विस्तारक मिलाना पड़ेगा, एक रसायन मिलाना पड़ेगा। तो LN2 में अगर आप काम में ले रहे हो तो आपके पास विस्तारक कौन सा होना चाहिए? ट्रिस। अब आज के टाइम में, वर्तमान में जो भी कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन ही मीडियम है, वही माध्यम है। तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में विस्तारक कौन सा काम में आ रहा है? तो ट्रिस काम में आ रहा है। तो ट्रिस के बारे में दो बातें याद रखिए कि ट्रिस LN2 में काम में आता है और ट्रिस बुल के लिए काम में आता है। तो वीर्य विस्तारक जो ट्रिस है वो LN2 में भी काम आएगा। और आपसे पूछ सकते हैं कि जो सांड है उसके वीर्य को विस्तारित करने के लिए, उसका आयतन बढ़ाने के लिए कौन सा रसायन यूज करते हैं, तब भी आपको आंसर देना पड़ेगा ट्रिस। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहां से। नेक्स्ट आता है क्रायोप्रोटेक्टेंट। देखिए, क्रायोप्रोटेक्टेंट, इसमें दो शब्द है, एक शब्द है क्रायो, एक शब्द है प्रोटेक्टेंट। क्रायो का मतलब मैंने आपको बताया था जैसे क्रायोकेन। तो LN2 या जो एक तापमान मैंने आपको बताया -196 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान का जो एक वातावरण बनता है उस वातावरण को क्रायो कहते हैं। ठीक है, तो क्रायो से प्रोटेक्टेंट यानी सुरक्षा देने वाला। अब देखिए, अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस यानी फ्रीज खोल के भी हाथ रखते हैं उसके अंदर तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और जो बॉर्डर पर जो आर्मी होती है वो जितना माइनस टेम्परेचर में जाती है तो आप देखिए उनकी कितनी हालत खराब होती है। अब हम बात कर रहे हैं -196 डिग्री सेल्सियस की, यानी इतना ठंडा तापमान कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी बुरी हालत होती होगी वहां पर। तो शुक्राणुओं को यानी वीर्य को जब तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है तो उनको बचाने के लिए एक तत्व का उपयोग किया जाता है। उस तत्व को बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट, है ना। और वो कौन सा होता है? वो होता है ग्लिसरॉल। तो जो ट्रिस बताया मैंने आपको पिछली स्लाइड में, इस ट्रिस की खास बात क्या है कि इसके अंदर मिला हुआ होता है ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल ही वो केमिकल है, वो रसायन है जो इतने माइनस टेम्परेचर पर भी शुक्राणुओं को सुरक्षित रखता है। तो क्या लिखा देखिए, वह तत्व जो LN2 यानी तरल नाइट्रोजन के तापमान अर्थात -196 डिग्री सेल्सियस में शुक्राणुओं को सुरक्षित रखता है, इसलिए उसको क्रायोप्रोटेक्टेंट कहते हैं। उदाहरण याद रखना आपको, ग्लिसरॉल। ये भी पता होना चाहिए कितनी दर से मिलाया जाता है? 7% की दर से मिलाया जाता है ट्रिस में। क्या मतलब हुआ कि अगर आप 100 ml ट्रिस बनाओगे तो उसमें 93 तो ट्रिस होगा और 7 ml आपका ग्लिसरॉल होगा। तो ये दोनों पूछे जाते हैं। पहला कि क्रायोप्रोटेक्टेंट कौन सा होता है, तो ग्लिसरॉल। कितना मिलाया जाता है? तो 7% की दर से मिलाया जाता है। कम मिलाएंगे तो उसका असर नहीं होगा, इसलिए ये परसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आती है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ वही होती है जो पतली पाइप जैसी होती है जिसके अंदर सीमेंट को मशीनों द्वारा भरा जाता है। इसमें आप देखिए ये पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा निर्मित होती है। ये केमिकल है जिससे वो स्ट्रॉ, वही जैसे अपन जूस में स्ट्रॉ काम में लेते हैं वैसी कुछ स्ट्रॉ होती है, लेकिन थोड़ी छोटे आकार में होती है। तो एक तो ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनी होती है। पतली पतली जो स्ट्रॉ होती है जैसे जूस वाली होती है वैसे ही ये है, थोड़ा आकार छोटा है। तो किसकी बनी है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PVC द्वारा निर्मित। ठीक है, अब ये 3 प्रकार की स्ट्रॉ जनरली काम में ली जाती है। एक का नाम है फ्रेंच मीडियम, फ्रांस में बनी होगी इसलिए फ्रेंच मीडियम नाम दे दिया। फ्रेंच मिनिमम और जर्मन, जर्मनी में जो बनी है जर्मन। फ्रांस में जो 2 तरह की बनती है, एक मीडियम और एक मिनिमम। मिनिमम का मतलब छोटा, मीडियम का मतलब बीच का। ठीक है, अब आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ज्यादातर AI में ये ज्यादा यूज होती है। इसकी लंबाई पता नहीं है आपको। ये जो स्ट्रॉ है, मान लीजिए ये फ्रेंच मीडियम स्ट्रॉ है, इसकी लंबाई कितनी है? 135 मिलीमीटर। चौड़ाई यानी अंदर का डायमीटर कितना है? वो है 2.8 मिलीमीटर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आयतन, यानी फ्रेंच मीडियम जो स्ट्रॉ होती है उसमें कितना वीर्य आयतन आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कितना आता है। 0.5 ml
कितना आता है 0.5 आधा ml आता है इस स्ट्रॉ के अंदर। लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, चौड़ाई भी इंपॉर्टेंट है, और कितना आयतन आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हमने देखा, अभी तक हमने क्या देख लिया कि हमने भाई प्रजनन तंत्र देख लिया, अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, सर्विक्स होती है, फिर LN2 के बारे में देखा, आर्टिफिशियल वेजाइना के बारे में देखा, जो अन्य उपकरण है उनके बारे में देखा, स्ट्रॉ के बारे में हमने देखा। अब हमारे सामने कि भाई गाय हीट में आई हुई है, आपके पास कॉल आता है और के साथ कृत्रिम गर्भाधान करना है, तो मैं घर पे गया या कोई भी कर्मचारी घर पे गया, उसने देखा कि हाँ सही समय है, मादा पशु मध्य में है, तो अब वो जो प्रोसेस करेगा, अब हम यहाँ पे आते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं थॉइंग। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पहले चीज वह प्रक्रिया जिसमें LN2 में स्थित अक्रियाशील, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुक्राणु जो LN2 में होंगे वो अक्रियाशील हो जाते हैं, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं, जैसे सो गए, जैसे एक लंबी कोमा में चले गए हो, इस तरह से। अक्रियाशील शुक्राणुओं को AI से पूर्व, ये देखना जस्ट पहले, जब आप AI करने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले ये प्रक्रिया होती है, पहले नहीं। ऐसा नहीं कि मैं घर से निकला हूं मैंने पहले ही थ्रोइंग कर दी, नहीं, मैं पहले उस पशुपालक के घर तक जाऊंगा, देखूंगा कि हाँ वास्तव में मादा पशु मध्य में है और मुझे अब AI करनी है, कृत्रिम गर्भाधान करना है, तो उससे जस्ट पहले जो प्रक्रिया की जाती है उसको बोलते हैं थ्रोइंग। तो सवाल क्या आता है, AI से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है, थ्रोइंग। थ्रोइंग क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें LN2 में स्थित अक्रियाशील शुक्राणुओं को AI से पूर्व सामान्य तापमान पर लाना। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट, सामान्य मतलब जो हमारे शरीर का तापमान है तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस, सामान्य तापमान पर लाकर उनको पुनः क्रियाशील करना। यानी जो इनएक्टिव थे, कोमा में थे, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर थे, उनको डायरेक्ट AI नहीं कर देंगे, वो तो कोमा में है। पहले क्या करना पड़ेगा, उनको एक्टिव करना पड़ेगा, नींद से, जो लंबी नींद में बैठे हुए थे उनको नींद से जगाना पड़ेगा। इस नींद से जगाने की प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रोइंग, जो AI से जस्ट पहले की जाती है। इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है तापमान कितना रखना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस, और कितने टाइम के लिए होता है ये, 30 से 60 सेकंड के लिए। थ्रोइंग कोई ज्यादा बड़ी तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, सिंपल सा है। AI गन को जो आपके स्ट्रॉ होती है उसको इस जार में से निकालते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी का तापमान सेट कर दिया, थर्मोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, देख लिया भाई 38 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया है। अब इस पानी के अंदर स्ट्रॉ को यहां से निकालकर छोड़ देते हैं, कितने टाइम के लिए, 30 से 60, यानी तकरीबन 1 मिनट के लिए उस स्ट्रॉ को छोड़ दिया जाता है। और ये करता क्या है, उस तापमान जो -196 का था उसको कहां पे लाके छोड़ देगा, 37 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा काम क्या होगा, जो शुक्राणु अक्रियाशील थे वो पुनः क्रियाशील हो जाते हैं। अब जो है हम AI गन में उसको लोड करके कृत्रिम गर्भाधान का अंतिम पायदान है वो पूरा करते हैं, और इस प्रकार हमारा कृत्रिम गर्भाधान जो विषय है वो कंप्लीट हुआ है। अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां से सवाल बनते हैं, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो जब हम MCQ की तैयारी करवाएंगे आपको, उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐड करेंगे जो विषय में कवर नहीं किए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या, देखिए ये वो सवाल है जो पूछे जाते हैं कृत्रिम गर्भाधान के, ये मूल रूप मान लीजिए एक तरह का। पहला क्या है, AI एक रेक्टोवेजाइनल विधि है, ये वो सवाल है जो अभी पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। रेक्टोवेजाइनल, रेक्टो का मतलब होता है रेक्टम, गुदाद्वार, जहां से पशु गोबर करता है, और वेजाइना का मतलब योनि। यानी जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो उस तकनीकी कर्मचारी अधिकारी का एक हाथ जो लेफ्ट हैंड है वो रेक्टम में होता है जहां से पशु गोबर करता है, और दूसरे हाथ में जब वो AI गन को पास करता है, एंट्री करता है, तो वो वेजाइना के द्वारा करता है। तो इस विधि को नाम दे दिया गया रेक्टोवेजाइनल विधि। ठीक है। दूसरा, AI करते समय AI जो गन होती है उसको 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है। जैसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जो पहली डायग्राम मैंने आपको बताई, AI गन जब एंट्री की जाती है AI गन की, तो उसका एंगल लगभग 45 डिग्री एंगल पर होता है। थर्ड, AI करते समय स्ट्रॉ की लेबोरेटरी सील को काटा जाता है। अब ये क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं वापस। जब आप स्ट्रॉ में आते हैं, जैसे स्ट्रॉ है यहाँ पर, ये स्ट्रॉ मान लीजिए, स्ट्रॉ किसकी बनी होती है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये किसी और कंपनी ने बनाई, किसी फैक्ट्री में बनी है, मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में बनी है। अब ये फैक्ट्री में बनी तो मैं यहाँ पे सील लगाऊंगा, मेरी एक सील, ये मेरी फैक्ट्री की सील है, इसमें बताया मैं मेरी फैक्ट्री का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, जो भी डाटा है वो मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो आपकी स्ट्रॉ बन गई है, ये गई जयपुर यानी बस्सी, और नारवा यानी जोधपुर। अब ये स्ट्रॉ यहाँ आ गई। जयपुर ने क्या किया, इसके अंदर सीमन भरा। अब जयपुर जब सीमन भरेगा इसके अंदर, बस्सी वाला भाग जो आपका फ्रोजन सीमन बैंक है, तो वो खुद की एक सील लगाएगा,
लेबोरेटरी सील। ये लैब है ना एक तरह की, लेबोरेटरी सील लगाएगा, उसमें ये कहेगा कि भाई इसमें ये सीमन है, इस ब्रीड का है, इस नस्ल का सीमन है, इस डेट को भरा गया था, कुछ ऐसी जानकारियां इस पे लगाएगा। तो एक सील होती है फैक्ट्री सील जहां वो स्ट्रॉ बनाई जाती है, एक सील जिस लैब में ये सीमन भरा जाता है उसकी सील होती है। तो जब हम एआई करते हैं तो किस सील की तरफ से काटा जाता है, वो इस बात को बता रहा हूं मैं कि जब हम एआई करते हैं तो फैक्ट्री सील को नहीं काटते, किसको काटते हैं, लेबोरेटरी सील को, जो लैब में बनाई जाती है उस सील को काटा जाता है। ठीक है, फिर तरल नत्रजन यानी आपके Ln2 का तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। फिर एवी का दाब मैंने आपको होता है कितना होता है, 45 से 55 mmHg या मरकरी भी बोल सकते हैं इसको। इतना ही क्यों होता है, क्योंकि प्राकृतिक गाय की जो प्राकृतिक योनि होती है उसमें भी उतना ही दाब होता है। फिर आता है एआई के दौरान वीर्य का गिराव, जनरली इस जगह पे किया जाता है, सर्विक्स, जो मैं आपको पहले वीडियो से बता रहा हूं, या गर्भाशय की जो बॉडी होती है, गर्भाशय की जो शुरुआती भाग होता है वहां किया जाता है। फिर आता है Ln2 का मुख्य, ये देखिए Ln2 कह दो, या आप यहां ये भी कह सकते हो कि जो हमारे बुल हैं या जो बफेलो बुल है, जो सांड और जो भैंसे हैं, उनके वीर्य के लिए, या Ln2 में अगर आप वीर्य काम में ले रहे हो तो उसके लिए वीर्य विस्तार कौन सा है, मुख्य ट्रिस वाला है। तो ये वो सवाल है जो किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो भी अगर कुछ सामान्य क्वेश्चन बनेंगे तो हम एमसीक्यू की जब आपको तैयारी करवाएंगे तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने दो भागों में, भाग 1 और भाग 2 में कृत्रिम गर्भाधान को पूरा करने की कोशिश की है। भाषा को जहां तक हो सका सामान्य रखने की कोशिश की है, ताकि जो पशुपालन विभाग से संबंधित विद्यार्थी नहीं है उनके भी समझ में आए। लेकिन जो तकनीकी शब्द हैं वो आपको उसी रूप में ही याद करने पड़ेंगे, और इनका हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो याद भी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इस पर कमेंट भी करें, आप शेयर भी करें अपने मित्रों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उनको फायदा मिले। और आपके कमेंट्स और लाइक जितने आएंगे उसी बेस पे हमारा भी जो है एक तरह की जिम्मेदारी आप हमें दे दोगे, तो जिम्मेदारी के साथ हम अगली वीडियो में आएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। धन्यवाद।